लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था चैप्टर सल्फ्यूरिक एसिड से। उधर हमने क्या किया था, सल्फ्यूरिक एसिड को प्रेपरेशन के 2 मेथड्स किए थे डिस्कस। वन इज कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से सल्फ्यूरिक एसिड को प्रिपेयर किया था, एंड सेकंड क्या किया था, सल्फर डाइऑक्साइड के एक्वस सॉल्यूशन की ऑक्सीडेशन करवाई थी विद ऑक्सीजन और विद क्लोरीन और विद ब्रोमीन। बट मैंने तुम्हें कहा था लार्ज अमाउंट, अगर लार्ज स्केल पे सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेपरेशन करनी है तो दैट केस में हम लोग दीज मेथड्स यूज नहीं कर सकते। तो हम लोग लार्ज अमाउंट में प्रिपेयर करने के लिए, सल्फ्यूरिक एसिड की प्रिपरेशन करने के लिए जो प्रोसेस यूज करते हैं, जो इंडस्ट्रियल प्रोसेस यूज होता है, दैट प्रोसेस इज कॉन्टैक्ट प्रोसेस। ये सारा कंप्लीट ऑपरेटर्स कॉन्टैक्ट प्रोसेस का शो किया हुआ है। स्टेप बाय स्टेप इसको डिस्कस करते चलेंगे। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्टेप से। फर्स्ट स्टेप, इसको स्टेप बाय स्टेप में डिस्कस करेंगे कंप्लीट को। तो स्टेप फर्स्ट क्या है, स्टेप फर्स्ट में अपने पास सबसे पहले एक बर्नर्स है। दैट बर्नर को हम लोग सल्फर बर्नर भी बोल सकते हैं या पायरेट बर्नर भी बोल सकते हैं। क्यों, एक्चुअल में अपने को अपना यहाँ पे या तो सल्फर को, जहाँ किसको बर्न करेंगे, आयरन पायरेट को, किसी मर्जी को बर्न कर सकते हैं, चाहे सल्फर को बर्न कर लो, चाहे किसको बर्न कर दो, आयरन पायरेट को बर्न कर दो। तो हम लोग वही कर रहे हैं कि सल्फर लेके चले, उसको बर्न करा दिया। बर्न करने के लिए क्या सप्लाई कर दी, ऑक्सीजन, सॉरी एयर, और एयर में क्या है, ऑक्सीजन। सल्फर ऑक्सीजन के साथ बर्न करके क्या बना दिया, सल्फर डाइऑक्साइड। ये तब बनता अगर अपने पास सल्फर बर्नर होता। लेकिन अगर सपोज अपने पास पायरेट बर्नर हो, आयरन पायरेट बर्नर हो, तो अपने पास क्या आएगा, आयरन पायरेट को बर्न करना पड़ेगा। आयरन पायरेट का फॉर्मूला क्या है, FeSO। इसको भी एयर मतलब ऑक्सीजन के साथ बर्न करेंगे तो यहाँ पे प्रोड्यूस हो गया Fe2O3 प्लस यहाँ पे भी क्या प्रोड्यूस होगी, SO2। मतलब इस बर्नर से हम लोग कौन सी गैस प्रोड्यूस करवा रहे हैं, SO2 गैस। चाहे तो सल्फर को डायरेक्टली बर्न करके प्रोड्यूस करवा लो, चाहे आयरन पायरेट को बर्न करके सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करवा लो। किसी भी वे से सल्फर डाइऑक्साइड गैस क्या कर ली, प्रिपेयर कर ली। बट जो ये SO2 गैस कलेक्ट की, इसमें क्या नोटिस हुआ, इसमें ये नहीं कि ये सारी एयर यहाँ पे यूज होगी, प्लस रिमेनिंग एयर भी बच गई। यहाँ पे SO2 तो बन गया, प्लस क्या बच गई, रिमेनिंग एयर बच गई। एंड प्लस इसमें क्या नोटिस किया, इसमें लॉट ऑफ क्या थी, इम्प्योरिटीज थी। किस टाइप की इम्प्योरिटीज थी, जैसे सॉलिड पार्टिकल्स थे, इसमें काफी सॉलिड पार्टिकल्स प्रेजेंट थे, डस्ट पार्टिकल्स वगैरह थे। एंड एक मेन इम्प्योरिटी थी, दैट इम्प्योरिटी थी आर्सेनिक इम्प्योरिटी, आर्सेनिक ऑक्साइड की, AsGO3 की इम्प्योरिटी। तो दीज इम्प्योरिटी की इन इम्प्योरिटीज को रिमूव करना क्या था, एसेंशियल था। क्यों, क्योंकि अगर ये इम्प्योरिटीज प्रेजेंट रहेंगी तो आगे जाके अपने को यूज करना है कैटालिस्ट। आगे करेंगे स्टेप में कैटालिस्ट। और इम्प्योरिटीज की प्रेजेंस एक्चुअल में कैटालिस्ट को क्या करती है, डिस्ट्रॉय करती है। डिस्ट्रॉय भी कह सकते हैं या कह सकते हैं कि ये कैटालिस्ट को क्या कर देती है, पॉइजनस बना देती है। अगर कैटालिस्ट पॉइजनस हो गया दैट मीन्स उसकी एफिशिएंसी क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी, वो वर्क ही नहीं करेगा। कैटालिस्ट मोस्टली किस लिए यूज करते हैं, रिएक्शन किस को स्पीड अप करने के लिए। और अगर कैटालिस्ट की एफिशिएंसी डिक्रीज होगी, इन दैट वे कैटालिस्ट इफेक्टिव ही नहीं रहा, तो उसको यूज करने का फिर फायदा क्या है। तो दैट रिएक्शन अपने क्या नहीं करेगी, प्रोसीड ही नहीं करेगी। तो इसीलिए हम लोग इम्प्योरिटीज को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले रिमूव करना पड़ेगा, ताकि इम्प्योरिटीज अगर नया प्रेजेंट नहीं होंगी तो कैटालिस्ट इफेक्टिवली क्या करेगा, वर्क करेगा। उसकी एफिशिएंसी को एज इट इज रखने के लिए इम्प्योरिटीज रिमूव करना क्या है, एसेंशियल है। तो अभी बात करते हैं दीज इम्प्योरिटीज को रिमूव कैसे करें। तो दीज इम्प्योरिटीज को रिमूव करने के लिए जो भी इसमें इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है, तो सबसे पहले पास करेंगे किससे, डस्ट चैम्बर से। सबसे पहले पास करेंगे डस्ट चैम्बर से। डस्ट चैम्बर से क्या पास करेंगे, जो भी यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड निकल गई, प्लस क्या बन गई यहाँ पे, जो भी रिमेनिंग एयर है वो सारी, प्लस जो भी इम्प्योरिटीज है उनको पास किससे कर दिया, डस्ट चैम्बर से। यानी यहाँ से क्या पास करेगा, SO2 निकली, प्लस क्या निकल गई, रिमेनिंग एयर निकल गई, प्लस क्या निकल गया, पास करेंगे इम्प्योरिटीज पास करेंगे किससे, डस्ट चैम्बर से। डस्ट चैम्बर में एक्चुअल में अपने पास इलेक्ट्रिक वायर्स लगी होती हैं। जो इलेक्ट्रिक वायर्स है वो कंप्लीट हाई पोटेंशियल पे होती हैं। हाई पोटेंशियल वायर्स पूरी हाई पोटेंशियल मतलब हाई वोल्टेज पे कनेक्टेड होती हैं। तो इनमें से जब भी इम्प्योरिटीज पास करेंगी तो ये हाई पोटेंशियल वायर्स क्या करेंगी, इम्प्योरिटीज में जो भी सॉलिड पार्टिकल्स होंगे,
जो भी सॉलिड पार्टिकल्स होंगे उनको अपनी तरफ क्या कर लेंगी, अट्रैक्ट कर लेंगी। जो भी ये हाई टेंशन वायर्स है, चार्ज वायर्स हैं, ये क्या करेंगी, सॉलिड पार्टिकल्स को अपनी तरफ क्या कर लेंगी, अट्रैक्ट कर लेंगी। दैट मीन्स डस्ट, इसको इलेक्ट्रिक, इसीलिए इसको इलेक्ट्रिक प्रेसिपिटेटर भी बोलते हैं। डस्ट चैम्बर भी बोल सकते हो, इलेक्ट्रिक प्रेसिपिटेटर भी बोल सकते हैं। इलेक्ट्रिक प्रेसिपिटेटर मीन्स जिसमें हाई पोटेंशियल वायर्स यूज करके सॉलिड पार्टिकल्स को क्या करवा देंगे, अट्रैक्ट कर लेंगे। तो दैट मीन्स अभी क्या हुआ, इम्प्योरिटीज में से सॉलिड पार्टिकल्स क्या हो गए, रिमूव हो गए। रिमेनिंग जो भी बचा, क्या बच गया, SO2 बच गया। अभी यहाँ फिर क्या निकल गया, क्या बच गया यहाँ पे, यहाँ से बाहर क्या निकलेगा, SO2 निकलेगी, प्लस क्या निकलेगी, एयर निकलेगी, प्लस और जो भी रिमेनिंग इम्प्योरिटीज है वो निकल गई। नेक्स्ट इसे हम पास करेंगे वाटर स्क्रबर से। वाटर स्क्रबर में हम लोग ऊपर से क्या स्प्रे कर रहे हैं, वाटर डाल रहे हैं। वाटर क्या करेगा, जो भी SO2 है अपने इसमें क्या एंटर कर रही है, SO2 गैस एंटर कर रही है, प्लस क्या एंटर कर गई, रिमेनिंग एयर एंटर कर गई, प्लस क्या एंटर किए थे, इम्प्योरिटीज। और इम्प्योरिटीज में क्या प्रेजेंट थे, डस्ट पार्टिकल्स। तो ये वाटर क्या करेगा, डस्ट पार्टिकल्स को अपने में क्या कर लेगा, डिसॉल्व कर लेगा। डिसॉल्व करके इनसे क्या फॉर्म कर लेगा, सॉल्युबल सॉल्यूशन क्या कर लेगा, फॉर्म कर लेगा। फिर इस सॉल्युबल सॉल्यूशन को यहाँ से हम लोग क्या कर देंगे, एज अ वेस्ट क्या निकाल देंगे, बाहर निकाल देंगे। एंड जो ये मैंने शो किया बीच में, ये एक्चुअल में मैंने वही जैसे मैंने नाइट्रिक एसिड के केस में शो किया था, दिस इज अ क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज एक्चुअल में यूनिफॉर्म डिसॉल्विंग में हेल्प करता है। क्वार्ट्ज एक टाइप का ग्रेनाइट जैसी फॉर्म ही होती है, हार्ड क्रिस्टलाइन मटेरियल होता है, जैसे ग्रेनाइट होता है वैसा ही फॉर्म है क्वार्ट्ज। ये एक्चुअल में इस पर कोई एसिड का इफेक्ट नहीं होता, दैट्स वाई हम लोग क्वार्ट्ज वगैरह यूज करते हैं। तो इससे क्या हो गया, वाटर यूनिफॉर्मली डिसॉल्व कर गया विद द डस्ट पार्टिकल्स एंड उसने सॉल्युबल सॉल्यूशन जो भी फॉर्म कर दिया उसको एज अ वेस्ट हमने यहाँ से बाहर निकाल दिया। दैट मीन्स अभी एयर से क्या हो गया, सॉरी जो भी यहाँ से मिक्सचर निकला था उसमें SO2 है, एयर है एंड उसमें से डस्ट पार्टिकल्स क्या हो चुके हैं, रिमूव हो चुके हैं। यानी कि यहाँ से जो भी निकला उसमें क्या बच गया, SO2 है, एयर है, डस्ट पार्टिकल्स रिमूव हो गए, सॉलिड पार्टिकल्स रिमूव हो गए, बट अभी तक स्टिल उसमें आर्सेनिक ऑक्साइड की इम्प्योरिटी प्रेजेंट है। और इस मिक्सचर को देन हमने पास कर दिया द नेक्स्ट चैम्बर विच इज अ ड्राइंग टावर। क्यों, क्योंकि एक्चुअल में वाटर स्क्रबर से पास करने से एयर क्या होगी, मॉइस्ट होगी। तो दैट एयर को ड्राई अप करने के लिए हम लोग उसको पास करेंगे थ्रू अ ड्राइंग टावर। ड्राइंग टावर, तो ड्राइंग टावर से में ऊपर से क्या स्प्रे कर रहे हैं, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जो भी इसमें क्या होएगा, मॉइस्चर होएगा, इस मिक्सचर में जो भी मॉइस्चर होएगा उस मॉइस्चर को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा और बाकी सारा जो भी फिर मिक्सचर बचा, रिमेनिंग जो भी चीज़ बची वो भी देन क्या होगी, ड्राई अप होगी। दैट इज मॉइस्चर को ड्राई अप करने के लिए हमने उसको पास कर दिया थ्रू अ ड्राइंग टावर यूजिंग कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। सारे मिक्सचर को क्या कर दिया, ड्राई अप कर दिया। कैसे कैसे हो गया, फर्स्ट पास किया था डस्ट चैम्बर से विद हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वायर्स जिन्होंने सॉलिड पार्टिकल्स को अट्रैक्ट कर लिया, देन थ्रू वाटर स्क्रबर डस्ट पार्टिकल्स को अपने में डिसॉल्व करके सॉल्युबल सॉल्यूशन फॉर्म करवा दिया जिसने, एंड थर्ड पास कर दिया थ्रू अ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इन अ ड्राइंग टावर जिसने मॉइस्चर को क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर दिया। लेकिन स्टिल अभी इसमें एक इम्प्योरिटी प्रेजेंट है, मेन इम्प्योरिटी विच इज आर्सेनिक ऑक्साइड की इम्प्योरिटी। तो दैट रिमूव करने के लिए हम लोग इसको पास करेंगे थ्रू अ आर्सेनिक प्योरीफायर। आर्सेनिक प्योरीफायर जैसे कि मैंने डायग्राम में शो किया है, आर्सेनिक प्योरीफायर में हमने यहाँ पे क्या यूज कर रखा है, फेरिक हाइड्रोक्साइड। फेरिक हाइड्रोक्साइड क्या करेगा, आर्सेनिक ऑक्साइड की इम्प्योरिटी के साथ रिएक्ट कर जाएगा, रिएक्ट करके अपना प्रोडक्ट फॉर्म कर लेगा। दैट मीन्स उसमें से जो भी यहाँ पे क्या चीज़ आ रही थी, SO2 आ रही थी, एयर आ रही थी एंड क्या था, आर्सेनिक ऑक्साइड की इम्प्योरिटी थी। तो इसने आर्सेनिक ऑक्साइड की इम्प्योरिटी को अपने साथ क्या करके कंबाइन करके सॉल्यूशन क्या कर लेगा, फॉर्म कर लेगा। इस टाइप का सॉल्यूशन जैसे बनता है AsFeO3, इस टाइप का ये अपना सॉल्यूशन बना लेगा। अभी उस सॉल्यूशन में से दैट मीन्स जो भी ये मिक्सचर था उसमें से आर्सेनिक ऑक्साइड की इम्प्योरिटी भी क्या होगी, रिमूव होगी। यानी उसको रिमूव करने के लिए हमने क्या यूज़ किया, फेरिक हाइड्रोक्साइड। उसने क्या किया, आर्सेनिक ऑक्साइड की इम्प्योरिटी में को अपने साथ क्या करके
एडअप करके अपना एक प्रोडक्ट क्या कर लिया, फॉर्म कर लिया, सॉलिड प्रोडक्ट फॉर्म कर लिया। उस वेस्ट को हम लोग यहाँ से क्या कर देंगे, बाहर निकाल देंगे। अभी अकॉर्डिंग इसके अकॉर्डिंग ये एयर अभी क्या हो चुकी है, प्योरीफाई हो चुकी है, गैसेस क्या हो चुकी है, प्योरीफाई हो चुकी है, मिक्सचर गैसेस का। बट अपने को क्या पता कि स्टिल वो प्योरीफाइड है या नहीं, उसको प्रूव अप करने के लिए हम लोग उसको पास करेंगे थ्रू अ टेस्टिंग बॉक्स। टेस्टिंग बॉक्स में से हम लोग लाइट को पास करके देखेंगे, उस मिक्सचर में से लाइट को पास करके देखेंगे। अगर लाइट पास करने पे उस मिक्सचर में कोई भी पार्टिकल्स ग्लो कर गए तो दैट मीन्स उसमें कोई इम्प्योरिटी प्रेजेंट है। टेस्टिंग बॉक्स में क्या करेंगे, उस बॉक्स में से, उस मिक्सचर में से किसको पास करेंगे, लाइट को पास करेंगे, लाइट को पास करेंगे इस मिक्सचर से। तो लाइट को पास करने पे अगर कोई पार्टिकल्स स्पार्क करते नजर आए, ग्लो करते दिखे, तो दैट मीन्स स्टिल उसमें इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है। लेकिन अगर कोई भी पार्टिकल स्पार्क ना कर रहे हुए तो दैट मिक्सचर क्या है, कंप्लीट प्योरीफाइड हो चुके हैं। अगर वो कंप्लीट मिक्सचर प्योरीफाइड हो चुके हैं तो नेक्स्ट आवर में शिफ्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर स्टिल कोई इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है तो फिर दोबारा उसको डस्ट चैम्बर, वाटर स्क्रबर, ड्राइंग टावर, आर्सेनिक प्योरीफायर से क्या करेंगे, पास करेंगे। मान लो अभी अपना जो मिक्सचर है वो प्योरीफाइड हो गया। अगर वो प्योरीफाइड है तो उसको नेक्स्ट टावर में एंटर करवाएंगे। दैट टावर इज कॉन्टैक्ट टावर, जो कि इस प्रोसेस का मेन स्टेप है, जिसको मैं नेम दे रही हूँ स्टेप 2 से। मैंने रिएक्शंस को स्टेप्स का नेम दे दिया। जो मैंने डस्ट इम्प्योरिटीज को रिमूव करने के लिए पास किया उनको स्टेप्स में इंक्लूड नहीं किया, उनको जस्ट वैसे ही हम लोग बता देंगे पैराग्राफ में। स्टेप्स को जो जो जिधर जिधर हम लोग रिएक्शंस करेंगे उनको स्टेप्स में इंक्लूड कर रहे हैं। तो फर्स्ट स्टेप में क्या किया था, सल्फर को बर्न करके सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करवा ली, चाहे आयरन पायरेट को बर्न करके सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करवा ली। फिर देन सारे चैम्बर्स में से पास करके अप टू टेस्टिंग बॉक्स इम्प्योरिटीज को क्या करवा दिया, रिमूव करवा दिया। एंड नेक्स्ट शिफ्ट हो रहा है द सेकेंड स्टेप विच इज इन कॉन्टैक्ट टावर। कॉन्टैक्ट टावर में क्या है, जो भी अपना रिमेनिंग क्या आई गैस कौन सी है, SO2 यहाँ से आई, निकली थी ना SO2, प्लस क्या था इसमें रिमेनिंग एयर थी। एयर मतलब क्या है इसमें, ऑक्सीजन। तो SO2 है, O2 है, इसको हम लोग क्या करवाएंगे, बर्न करवाएंगे। SO2 एंड O2 को बर्न करवाया। SO2 एंड O2 जब बर्न करे तो उन्होंने प्रोड्यूस कर दिया SO3, सल्फर ट्राइऑक्साइड। कॉन्टैक्ट टावर में सल्फर डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन के साथ बर्न करके सल्फर ट्राइऑक्साइड प्रोड्यूस करवा लिया। बट ये देखा कि ये रिएक्शन तो एक्चुअल में रिवर्सिबल थी। रिवर्सिबल जैसे SO2 ने O2 के साथ कंबाइन करके SO3 बना दिया, SO3 ने डिकम्पोज करके दोबारा क्या बना दिया, SO2 प्लस O2। फिर SO2 O2 कंबाइन करके SO3 बनाएगा, फिर ये डिकम्पोज करके SO2 O2 बना देगा। इस वजह से तो हम लोग नेक्स्ट स्टेज में शिफ्ट ही नहीं कर सकेंगे, क्योंकि जैसे हम प्रोडक्ट बनाएंगे दोबारा क्या बना देगा, रिएक्टेंट बना देगा। तो इस डिकम्पोजिशन को प्रिवेंट करने के लिए हमें, दैट मीन्स इस रिवर्सिबल रिएक्शन को प्रिवेंट करने के लिए हमें यहाँ पे कुछ ऐसी कंडीशंस यूज़ करनी पड़ेगी जिससे ये रिवर्सिबल रिएक्शन ना प्रोसीड हो। तो इस रिवर्सिबल रिएक्शन को स्टॉप करने के लिए हम लोग यहाँ पे जो कंडीशंस यूज़ करेंगे वो क्या क्या है। एक तो हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे कैटालिस्ट, क्योंकि कैटालिस्ट की प्रेजेंस रिएक्शन को क्या कर देती है, स्पीड अप कर देती है, ताकि रिएक्शन फॉरवर्ड रिएक्शन में प्रोसीड अप रहे, बैकवर्ड रिएक्शन उसकी प्रिवेंट ही हो जाए। तो यहाँ पे कैटालिस्ट हम यूज़ करेंगे आइदर प्लैटिनम और वैनेडियम पेंटाऑक्साइड, जैसे कि मैंने डायग्राम में शो किया है। बट मैंने डायग्राम में सिर्फ V2O5 शो किया, प्लैटिनम नहीं शो किया। मैंने प्लैटिनम क्यों नहीं शो किया, क्योंकि प्लैटिनम एक्चुअल में तुम्हें पता है, इवन ये तो डायमंड से भी इफेक्टिव क्या है, इनर्ट मेटल है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है। एंड इवन अगर कोई भी इम्प्योरिटी प्रेजेंस हुई, कोई भी इम्प्योरिटी बाई चांस प्रेजेंट रहेगी, तो उसने अगर प्लैटिनम को पॉइजनस कर दिया, एक तो इतना ज़्यादा कॉस्टली मेटल यूज़ करेंगे, ऊपर से अगर इसकी ये पॉइजनस हो गया, इसकी एफिशिएंसी डिक्रीज कर गई, तो दैट वे में ये रिएक्शन को स्पीड अप ही नहीं करेगा। तो इतनी लाइक क्या है, वेस्टेज होएगी, इतनी मनी की वेस्टेज होएगी। तो दैट वे में हम लोग प्लैटिनम को ना यूज़ करना क्या करते हैं, प्रेफर करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे जो कैटलिस्ट यूज़ करना प्रेफर करते हैं वो क्या है, वैनेडियम पेंटाऑक्साइड। दैट्स मैंने डायग्राम में सिर्फ वैनेडियम पेंटाऑक्साइड शो किया, प्लैटिनम शो नहीं किया,
क्योंकि कॉस्टली पड़ता है। सेकेंड, रिएक्शन चाहते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन प्रोसीड हो, बैकवर्ड ना हो, तो दैट हमें यहाँ पे यूज करना पड़ेगा लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर एक्चुअल में क्या करता है, फॉरवर्ड रिएक्शन को क्या करता है, फेवर करता है। तो लो टेम्परेचर अबाउट कितना यूज करेंगे यहाँ पे 450 डिग्री सेल्सियस। लो टेम्परेचर विच इज 450 डिग्री सेल्सियस यूज करेंगे ताकि बैकवर्ड रिएक्शन प्रोसीड ना करे। एक इसकी बैलेंसिंग कंप्लीट कर रही हूँ। बैलेंसिंग कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे 2 और यहाँ पे भी क्या लग गया 2, कंप्लीट हो गया। सल्फर के 2, सल्फर के 2, ऑक्सीजन टोटल यहाँ पे कितना है 6 और यहाँ पे भी कितना है 6। मैंने क्या बोला कि बैकवर्ड रिएक्शन स्टॉप करवाने के लिए हमें यहाँ पे कुछ कंडीशंस अप्लाई करनी पड़ी। दैट कंडीशंस क्या होगी, प्लैटिनम वैनेडियम पेंटॉक्साइड, टेम्परेचर कितना हो गया, लो टेम्परेचर 450 डिग्री सेल्सियस। इवन ये रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक है, दैट मीन्स यहाँ पे लॉट ऑफ हीट इवॉल्व होती है। अगर यहाँ पे लॉट ऑफ हीट इवॉल्व हो रही है तो अपने को बार बार इसका टेम्परेचर इसको 450 डिग्री सेल्सियस देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। स्टार्टिंग में इसको टेम्परेचर 450 डिग्री सेल्सियस देने की जरूरत पड़ेगी। आफ्टर दैट ये खुद ही अपनी हीट एनर्जी से अपने टेम्परेचर को क्या कर लेगी, मेंटेन कर लेगी। हाई एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, जो भी इसमें हीट निकलेगी उससे इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, मेंटेन हो जाएगा। इसको बार बार 450 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर प्रोवाइड करने की नेसेसिटी नहीं रहेगी। कैटालिस्ट हो गया, लो टेम्परेचर हो गया। एंड थर्ड वन देखो क्या है, यहाँ पे रिएक्टेंट साइड कितने वॉल्यूम्स है 2 और 1, कितने वॉल्यूम है टोटल 3। प्रोडक्ट साइड कितने वॉल्यूम्स है 2। रिएक्टेंट साइड है 3 वॉल्यूम्स और प्रोडक्ट साइड कितने वॉल्यूम्स है 2। यानी प्रोडक्ट्स के वॉल्यूम रिएक्टेंट के वॉल्यूम के कंपैरिजन में क्या है, लेस है। और जब भी प्रोडक्ट के वॉल्यूम रिएक्टेंट के कंपैरिजन में लेस होते हैं तो दैट रिएक्शंस के लिए दैट रिएक्शंस हाई प्रेशर क्या करती हैं, फेवर करती हैं, हाई प्रेशर फेवर करती हैं। जितने भी रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स का वॉल्यूम रिएक्टेंट्स के कंपैरिजन में लेस हो तो उधर हाई प्रेशर चाहिए होता है ताकि वो रिएक्शन बैकवर्ड प्रोसीड ना करे। तो ये रिएक्शन हाई प्रेशर फेवर करेगी और यहाँ पे प्रेशर अबाउट कितना यूज़ करेंगे 1 to 2 atm। 1 to 2 atm प्रेशर यूज़ करेंगे, 450 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर यूज़ करेंगे, V2O5 कैटालिस्ट यूज़ करेंगे एंड इवन इसमें क्या प्रोवाइड करेंगे, एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, ताकि रिएक्टेंट की अगर अमाउंट ज़्यादा हो, ऑक्सीजन ज़्यादा होएगी तो SO2 बार बार O2 के साथ रिएक्ट करके SO3, फिर SO2 O2 के साथ रिएक्ट करके SO3, ये बार बार जल्दी जल्दी क्या बनाती रहेगी, SO3 बनाती रहेगी, इसको बैकवर्ड प्रोसीड होने नहीं देगी। यानी इसमें 4 कंडीशंस यूज़ करने पड़ेंगी ताकि SO2 को O2 से रिएक्ट करके SO3 बन सके और ये बैक ब्रेक करके SO2 O2 ना बनाए। तो दैट 4 कंडीशंस कौन सी होगी, कैटालिस्ट इज V2O5, लो टेम्परेचर, स्टार्टिंग में टेम्परेचर देने की जरूरत है, बाद में तो ये भी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि रिएक्शन क्या है, हाईली एक्सोथर्मिक। वैसे भी हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शंस लो टेम्परेचर ही क्या करती हैं, फेवर करती हैं, दैट इज 450 डिग्री सेल्सियस। हाई प्रेशर 1 to 2 atm, प्रेशर हाई क्यों, क्योंकि प्रोडक्ट का वॉल्यूम रिएक्टेंट के वॉल्यूम के कंपैरिजन में क्या है, लेस है, तो 1 to 2 atm एंड एक्सेस ऑफ क्या प्रोवाइड करेंगे, ऑक्सीजन। इन कंडीशंस के अंदर SO2 O2 से रिएक्ट करके क्या फॉर्म कर देगी, SO3। ये था इसका कॉन्टैक्ट टावर में ये सारा प्रोसेस होने वाला है। दैट मीन्स अभी कॉन्टैक्ट प्रोसेस से हमने क्या प्रिपेयर कर ली, SO3 प्रिपेयर कर ली। यानी अपने को क्या हो गया, ये सारी रिएक्शन को अगर कंबाइन करके एक स्टेप में कंप्लीट करके लिखूँ तो फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, S को बर्न करके सल्फर डाइऑक्साइड बना ली। जहाँ क्या कर सकते थे, FeS2 को ऑक्सीजन से बर्न करके भी सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर सकते थे। ये किया था हमने, है ना, आयरन पायरेट बर्नर और सल्फर बर्नर। स्टेप सेकंड में हमने क्या किया, सल्फर डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन के साथ बर्न करवाया विद कंडीशंस 450 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, वैनेडियम पेंटॉक्साइड कैटालिस्ट, 1 to 2 atm प्रेशर एंड विद एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। इसने क्या बना दिया, SO3। देन थर्ड स्टेप में एंटर करते हैं। दैट थर्ड स्टेप है, जो भी SO3 बनी है उसको नेक्स्ट टावर में लेके जाएंगे, विच इज अब्जॉर्प्शन टावर। अब्जॉर्प्शन टावर में हमने अभी SO3 बन गई और SO3 से हमें क्या प्रिपेयर करना है, सल्फ्यूरिक एसिड। तो SO3 से सल्फ्यूरिक एसिड प्रिपेयर करने के लिए हमने सीधा इसमें क्या ऐड कर दिया, वाटर ऐड किया, तो यहाँ पे क्या प्रिपेयर हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड। बट SO3 में हम लोग डायरेक्टली वाटर ऐड करना फेवर ही नहीं करते।
कभी भी सल्फ्यूरिक एसिड प्रिपेयर करने के लिए डायरेक्ट SO3 में वाटर ऐड करते ही नहीं, फेवर ही नहीं करते, ये रिएक्शन यूज़ ही नहीं करते। क्यों नहीं यूज़ करते? इसकी दो मेन रीज़न है। एक तो क्या है, जब भी SO3 को वाटर में मिक्स कप करते हैं तो यहाँ पे लॉट ऑफ क्या निकलती है, हीट निकलती है। और जो ये हीट निकलती है इसकी वजह से सल्फ्यूरिक एसिड के फोगी ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं, एक टाइप की फोग बन जाती है। सल्फ्यूरिक एसिड इन द फॉर्म ऑफ फोग अपीयर होने लग जाता है, फोग की फॉर्म में अपीयर होने लग जाता है। और जो ये फोग बनती है इनको कंडेंस करना क्या हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है। कि जब भी SO3 को वाटर में मिक्स किया, यहाँ पे क्या निकली, लॉट ऑफ हीट निकली। दैट हीट के कारण सल्फ्यूरिक एसिड एक टाइप की किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, फोग की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, फोग बन गया। और दैट फोग को कंडेंस करना क्या है, डिफिकल्ट है। तो फोग कंडेंसिंग होएगी तो इस वे से अपना सल्फ्यूरिक एसिड प्रिपेयर ही नहीं होएगा। एंड सेकेंड, ये सल्फ्यूरिक एसिड वाटर में सेटिस्फैक्टरली डिसॉल्व भी नहीं करता। एक तो लॉट ऑफ हीट निकलती है एंड सेकेंडली ये सेटिस्फैक्टरली इसमें डिसॉल्व करता भी नहीं है। दैट्स वाई कभी भी सल्फ्यूरिक एसिड प्रिपेयर करने के लिए SO3 में डायरेक्टली वाटर मिक्सअप नहीं करते। इसके बेस पे क्वेश्चन भी आता है, व्हाई सल्फ्यूरिक एसिड इज नॉट प्रिपेयर्ड बाय डायरेक्टली डिसॉल्विंग SO3 इनटू वाटर, बिकॉज इट फॉर्म्स अ foggy droplets of sulfuric acid which does not condense easily and also it does not dissolve satisfactorily in water। तो फिर क्या करें, कैसे प्रिपेयर करें? तो दैट प्रिपेयर करने के लिए हम सबसे पहले एंटर किए एब्जॉर्प्शन टावर में। एब्जॉर्प्शन टावर में जैसे मैंने दिखाया है कि क्या एंटर की थी, SO3 एंटर की थी कॉन्टैक्ट टावर से SO3 वहाँ पे एंटर कर गई एब्जॉर्प्शन टावर में। प्लस ऊपर से हमने क्या डाल दिया इसमें, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। जैसे SO3 में कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट ऐड किया तो यहाँ पे बन गया H2S2O7 which is known as oleum or also known as pyrosulfuric acid। pyrosulfuric acid, ओलियम और पायरोसल्फ्यूरिक एसिड क्या कर लिया, प्रिपेयर कर लिया। एंड देन जो ये पायरोसल्फ्यूरिक एसिड बन गया H2S2O7, उसको एंटर करेंगे द लास्ट टैंक विच इज डाइल्यूशन टैंक में एंटर करेंगे। डाइल्यूशन टैंक में हमने क्या लिया, वाटर। जैसे इस पायरोसल्फ्यूरिक एसिड वाटर के कांटेक्ट में आया, इसने क्या प्रिपेयर कर दिया, H2SO4। इस वे से सल्फ्यूरिक एसिड की क्या करवा ली, प्रेपरेशन करवा ली। SO3 में डायरेक्टली वाटर ऐड करने के बजाय पहले कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड मिक्स किया तो क्या बन गया, H2S2O7 बन गया। फिर आफ्टर दैट H2S2O7 को वाटर से क्या करवा के, रिएक्ट करवा के इससे क्या प्रिपेयर कर लिया, सल्फ्यूरिक एसिड क्या कर ली, की प्रेपरेशन कर ली। इस वे से कॉन्टैक्ट प्रोसेस के थ्रू हम लोग लार्ज अमाउंट में सल्फ्यूरिक एसिड क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं।